आज हम हिंदी साहित्य में अंतरा पुस्तक के काव्य भाग में संकलित कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित काव्य संध्या के बाद के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। इसमें काव्य देखिए। दैन्य दुख अपमान ग्लानि। दैन्य यानी दीनता, अपमान, ग्लानि यानी पश्चाताप। चीर शुधित पिपासा। चीर यानी लंबे समय से या हमेशा, शुधित यानी भूखा और पिपासा यानी प्यास। मृत यानी मृत्यु। क्लांति, क्लांति यानी दुख। बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। जड़ अनाज के ढेर सदृश। जड़ यानी निर्जीव। वह दिन भर बैठा गद्दी पर बात पर झूठ बोलता। यहाँ पर संदर्भ होगा कि प्रस्तुत काव्यांश कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित काव्य संध्या के बाद से संकलित है। प्रसंग होगा, इस पद में कवि ने गांव के एक गरीब व्यापारी की मनोदशा का वर्णन किया है। कवि गांव के लोगों की गरीबी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि छोटी सी बस्ती का किराना और परचून का छोटा सा व्यापारी अपनी दीनता, दैन्य दुख यानी अपनी निर्धनता और गरीबी से दुखी है। अपमान ग्लानि, वह अपने आप को अपमानित अनुभव कर रहा है। चीर शुधित पिपासा, वह भूख और प्यास से दुखी है। मृत अभिलाषा, उसके जीवन की सारी अभिलाषाएं मर गई है। बिना आय की क्लांति बन रही, और कोई आय का साधन नहीं होने के कारण उसका जीवन अत्यंत दुखी हो रहा है। उसके जीवन की परिभाषा। गरीबी ने उसकी सारी इच्छाओं को समाप्त कर दिया है और यही उसकी जीवन की दुख की परिभाषा बन गए हैं। जड़ अनाज के ढेर सदृश, कवि कहता है कि वह दिन भर तो छोटी सी दुकान की गद्दी पर अनाज की ढेरी के समान निर्जीव बैठा रहता है, अर्थात उसके जीवन में कोई सक्रियता नहीं है। वह दिन भर बैठा गद्दी पर, वह दिन भर अपनी छोटी सी दुकान की गद्दी पर जड़ अनाज के ढेर सदृश ही, वह अपनी छोटी सी दुकान की गद्दी पर अनाज की ढेरी के समान निर्जीव बनकर बैठा रहता है। बात बात पर झूठ बोलता। धन कमाने की होड़ के कारण वह गद्दी पर बैठकर छोटी छोटी बात के लिए उसे झूठ बोलना पड़ता है, फिर भी वह अपनी निर्धनता को दूर नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर कवि ने ग्रामीण व्यापारी की मनोदशा का वर्णन किया है। जड़ अनाज का ढेर सदृश, यहाँ पर उपमा अलंकार है। कवि ने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है, साथ ही तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग किया है। आगे देखिए। कौड़ी की स्पर्धा में मरमर, फिर भी क्या कुटुंब पलता है। वह सोचता है कि गरीबी के कारण उसे भरपेट भोजन नहीं प्राप्त होता है, फिर भी क्या कुटुंब पलता है। फिर भी वह
व्यापारी छोटी सी दुकान पर बैठकर सोच रहा है कि क्या इस छोटी सी दुकान से वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन। वह सोचता है कि क्या वह कभी अपने रहने के लिए पक्का मकान बना पाएगा। बना पा रहा वह पक्का घर, रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन। वह सोचता है कि दुकान की इस आमदनी से उसके परिवार को सारी सुविधाएं नहीं मिल सकती है। इसके बाद वह सोचता है कि क्या वह कभी अपने रहने के लिए पक्का मकान बना सकेगा। क्या वह मन में सुख है, जुटता है धन। क्या वह इतना धन एकत्रित कर सकेगा। क्या वह कभी सुखी रह पाएगा जिससे उसे सुख प्राप्त हो। खिसक गई कंधों की कथड़ी। कथड़ी यानी कपड़ों से बनी हुई गुदड़ी। ऐसा विचार करते करते उसके कंधों पर से फटी हुई कपड़ों की गुदड़ी हट गई। ठिठुर रहा अब सर्दी से तन। कपड़ों से बनी हुई गुदड़ी हट जाने के कारण सर्दी से वह अपनी तन की रक्षा करता है, किंतु चिंता में डूबा होने के कारण उसके शरीर से उसकी गुदड़ी खसक गई है, इसका भी उसे ध्यान नहीं है और सर्दी से उसका शरीर ठिठुर रहा है अर्थात काँप रहा है। सोच रहा है बस्ती का बनिया। वह बार बार विचार कर रहा है कि वह अपनी दीनता और उसकी लाचारी का क्या कारण है। वह अपनी दीनहीन स्थिति से कैसे छुटकारा पाएगा। घोर विवशता का निज कारण। शहरी बनियों सा वह भी उठ क्यों बन जाता नहीं महाजन। वह अपनी इस लाचारी और अपनी इस दीनता के बारे में विचार करता है और वह सोचता है कि वह अपनी इस दीनहीन स्थिति को कैसे दूर करे। शहरी बनियों सा वह भी उठ क्यों बन जाता नहीं महाजन। वह सोचता है, वह अपने आप से प्रश्न करता है कि क्या वह अपना विकास नहीं कर सकता। क्या वह शहरी व्यापारियों की तरह सेठ नहीं बन सकता है। क्या कारण है कि वह इतना गरीब है। उसे भी महाजन अर्थात बड़ा सेठ बनने का अधिकार है, लेकिन वह महाजन क्यों नहीं बन पा रहा है। रोक दिए किसने उसकी जीवन की उन्नति के सब साधन। वह सोचता है कि मेरी उन्नति के साधन में, मेरी उन्नति में बाधक कौन है। मेरी प्रगति में कौन बाधक है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में, जग में कुछ हो परिवर्तन। वह विचार करता है कि क्या समाज की यह जो व्यवस्था चल रही है इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता। इस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। कर्म और गुण के समान ही। वह सोचता है कि मनुष्य को कर्म और गुण के आधार पर सभी की आमदनी और खर्च का वितरण नहीं होगा,
तो हमारा जीवन सुखी नहीं हो सकता। सकल आय व्यय का हो वितरण। वह सोचता है कि सभी के पैसे कमाने का और पैसे खर्च होने का वितरण समान होना चाहिए। घुसे घरौंदों में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे हैं जन। कवि कहते हैं, कवि गांव के लोगों के जीवन यापन के बारे में कहते हैं कि इस गांव के सभी लोग मिट्टी के घरौंदों में घुस गए हैं। घुसे घरौंदों में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे। सभी गांव के लोग मिट्टी के घरों में घुस गए हैं। उन्होंने अपने आप को अपने घरों में कैद कर लिया है और केवल अपने ही सुख दुख के बारे में सोच रहे हैं। क्या ऐसा कुछ नहीं, फूंक दे जो उन सब में सामूहिक जीवन। अब यहाँ पर कवि भी विचार कर रहे हैं कि वे अपने स्वार्थ में इतने बिजी हो गए हैं कि उनके पास दूसरों को के बारे में सोचने का भी समय नहीं है। तो यहाँ पर कवि विचार करते हैं कि क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती जिसमें चेतना आए और इनको ऐसी प्रेरणा मिले जिससे ये आपस में मिलकर काम करें। फूंक दे सब में सामूहिक जीवन, मिलकर जन निर्माण करें। कवि विचार करते हैं कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती जिसमें ये लोग मिलजुल कर काम करें और एक नए समाज का निर्माण करें और सब मिलकर सामूहिक जीवन का उपयोग कर सकें। मिलकर भोग करें जीवन का, जन विमुक्त हो जन शोषण से। ये लोग मिलजुल कर काम करें और धन का, योग्यता का और इनके काम के अनुसार इनका वितरण हो, तभी शोषण विहीन समाज का निर्माण हो सकेगा। जन विमुक्त, जन शोषण से, इनका जन जीवन शोषण से विमुक्त हो सकेगा और एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकेगा। तो यहाँ पर कवि ने साम्यवादी विचारधारा को स्पष्ट किया है कि सभी के लिए समान विचारधारा होनी चाहिए। आगे देखिए। हो समाज अधिकारी धन का, दरिद्रता पापों की जननी का। कवि अपने विचारों से ग्रामीण व्यापारी के माध्यम से व्यक्त करते हैं। कवि पंत कहते हैं कि समाज में अधिकारी धन का, समाज में सभी को धन की योग्यता, गुण और कर्म के अनुसार वितरण हो। दरिद्रता पापों की जननी, क्योंकि कवि का मानना है कि गरीबी सारे पापों की जननी है। मिटे जनों के पाप ताप भय, सुंदर हो अधिवास वसन तन। कवि कहते हैं कि लोगों के पाप, कष्ट और भय दूर होना चाहिए और यह तभी संभव है जब गरीबी से मुक्त समाज होगा। लोगों का सुंदर अधिवास यानी रहने का स्थान होगा। वसन यानी सुंदर वस्त्र होंगे। तन और स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होगी। तभी समाज से पाप और दुख दूर होंगे। पशु पर फिर मानव की जय हो और तभी पशुता की बर्बरता समाप्त होगी।
और मानवता की विजय होगी। व्यक्ति नहीं, जग की परिपाटी। कवि चाहता है कि समाज के सभी लोग सुखी हो। यह कोई एक व्यक्ति नहीं, अपितु समाज की परंपरा दोषी है। यह इसमें किसी एक व्यक्ति का दोष नहीं है, बल्कि समाज की, यह संसार की जो परंपरा है, परिपाटी यानी परंपरा, इसके लिए समाज की परंपरा दोषी है। दोषी जन के दुख क्लेश की। कवि बताते हैं कि संसार के सभी देशों की जनता सुखी और समृद्ध तभी हो सकती है जन का श्रम जन में बट जाए। कवि बताते हैं कि समाज, सभी देश की जनता तभी सुखी और समृद्ध हो सकती है जब मनुष्य के श्रम का उचित बंटवारा हो। प्रजा सुखी हो देश की, टूट गया वह स्वप्न वणिक का। यानी यदि उचित बंटवारा हो जाए और मनुष्य को उसके श्रम का फल मिल जाए तो सभी का जीवन सुखी हो जाएगा। टूट गया वह स्वप्न वणिक का। पंत जी कहते हैं कि छोटे गांव का व्यापारी अपनी परचून की दुकान पर बैठकर गरीबी दूर करने के उपाय के बारे में सोच रहा था और समाज की परिपाटी को बदलने की सुंदर कल्पनाओं में खोया हुआ था, है ना। तो उसी समय उसका स्वप्न टूट गया स्वप्न वणिक का। तो उसी समय उस व्यापारी का सपना एक आवाज से टूट गया। आई जब बुढ़िया बेचारी, जब उसकी दुकान पर एक वृद्धा ने आकर आधा पाव आटा लेने, यानी उस व्यापारी का स्वप्न टूट गया। उस समय उस आवाज से टूट गया जब एक वृद्धा ने आकर उससे आधा पाव आटा मांगा। लो लाला ने फिर डंडी मारी। कवि कहते हैं कि लाला ने आटा तोलते समय उस वृद्धा को आधा पाव आटा पूरा नहीं दिया, अर्थात तोलते समय उसने डंडी मारी। डंडी मारना यानी कम देना, कम तोलना। चीख उठा घुग्गू डालों में। तोलते समय जब उसने कम तोला तो उसी समय पेड़ पर बैठा हुआ घुग्गू बोल पड़ा। लोगों ने पट दिए द्वार पर, निगल रहा बस्ती को धीरे। तो घुग्गू के बोलने पर ऐसा लगा मानो वह व्यापारी को इस अनैतिक कार्य के लिए सचेत कर रहा हो। लोगों ने पट दिए द्वार पर, शायद वह उस लाला से कह रहा था कि तुम अभी तो नैतिकता की बातें सोच रहे थे और अभी स्वयं अनैतिक कार्य कर रहे हो। निगल रहा बस्ती को धीरे। धीरे धीरे गहरा अंधकार बढ़ता जा रहा था। गाढ़ अलस निद्रा का अजगर और सबको निद्रा की गोद में पहुंचा रहा था। तो यहाँ पर कवि ने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है और साथ ही कवि ने ग्रामीण परिवेश का सजीव चित्रण किया है। डंडी मारना, ये एक मुहावरे का प्रयोग किया है
और यहाँ पर कवि ने व्यापारी की मनोदशा का बड़ा सजीव चित्रण किया है। यह पूरे संध्या के बाद जो काव्य है, इसमें कवि ने चित्रात्मक वर्णन किया है। चित्रात्मक वर्णन से तात्पर्य है कि कवि ने ऐसा वर्णन किया है कि उसका हमारे समक्ष एक चित्र उपस्थित हो रहा है। तो कवि की जो शैली है वह चित्रात्मक शैली है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।